पार्ट 1 में हमने समझा कि कैसे दुनिया बदल रही है। एआई आपका जॉब्स खा रहा है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो लोग देश छोड़कर गए थे अब वापस आना स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा आएंगे। कैसे क्रिप्टो के अंदर सबको फंसाया गया और अब स्टार्ट होती है रियल पिक्चर, यानी कि वर्ल्ड इन डेंजर का पार्ट 2 यानी कि कंट्रोल। कन्वीनियंस दी गई आपको स्टार्टिंग के अंदर, आपको उसका हैबिचुअल बनाया गया, यानी कि आपको उसकी आदत पड़ जाए। लेकिन अब जो मेन पिक्चर है वो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि अब आपको कंट्रोल करना स्टार्ट किया जाएगा और कैसे इसी कंट्रोल की वजह से आप पर राज किया जाएगा, यानी कि पार्ट 3। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कहानियां सुनाने नहीं आया हूं मैं। पार्ट 1 के अंदर आपने देखा हर एक चीज मैंने फैक्ट और प्रूफ के साथ बताई, और पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर भी मैं सेम करने वाला हूँ। मैं इस सीरीज को इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप पैनिक क्रिएट हो जाओ, आप डर जाओ। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप संभल जाओ। जो इस वीडियो को समझेगा और चीजें जो मैं बोलूंगा वो मानेगा, वो आगे चलकर राज करेगा। और जो इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो समझकर इग्नोर करेगा, आगे चलकर उसका जीना मुश्किल होने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आज मेरी बात नहीं मान सकते तो 5 साल के बाद आप बात मानने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको पता भी नहीं है। जब कोविड आया था एकदम से लॉकडाउन लग गया, किसी को नहीं पता चला, सब शॉक हो गए, हुआ क्या एकदम से। ऐसा ही कुछ आपके साथ वापस से होने वाला है। लेकिन अब की बार ये कोविड जितना आसानी से निकलेगा नहीं, ना ही 2008 के क्राइसिस की तरह निकल जाएगा। ये एक फाइनेंशियल रीसेट है। पूरी दुनिया जो है वो चेंज होने वाली है। जो राजा था अब वो नीचे आने वाले हैं, और जो नीचे थे अब वो राजा बनने वाले हैं। और जब भी ऐसा होता है तो पूरी दुनिया जो है अनस्टेबल हो जाती है, और इस अनस्टेबिलिटी के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। कभी ईरान के ऊपर हमला, कभी ग्रीनलैंड के ऊपर हमले की बात, कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, कभी आइस लोगों को बाहर निकाल रहा है, कैसे डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, क्रिप्टो करेंसी गिरी जा रही है, गोल्ड सिल्वर वो भी गिर रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी गिर रही है। तो भाई उठ क्या रहा है, उठ क्या रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आपको दिखाना चाहता भी नहीं कोई। जब तक आपको दिखेगा तब तक दुनिया चेंज हो चुकी होगी। जो इस चीज को अभी समझ लेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो बाद में समझेगा वो समझने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इस वीडियो को उतना ही सीरियस लेना जितनी सीरियसली मैं इस वीडियो को आपको दे रहा हूं। और आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स रियल एसेट। आपने एक चीज नोटिस करी, जब से ट्रम्प पावर में आया है तब से सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज को वो प्रमोट कर रहा है। With President Trump, crypto finally has a champion and an ally in the White House. लेकिन आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी है कि उसके अंदर उसका क्या फायदा है? और आपको एक और चीज बताता हूँ, उसके फायदे के अंदर आपका कंट्रोल छुपा है। यानी कि अब जो वो बोलेगा आप सिर्फ और सिर्फ वो करने वाले हो। अब आपका पैसा आपका नहीं रहेगा। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ होने वाले हो। और क्यों मैं क्रिप्टो करेंसीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करता इन्वेस्टमेंट के लिए, और क्यों मैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ये आपको इस पॉइंट के बाद अच्छे से समझ आने वाला है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम समझते हैं टेथर के बारे में। टेथर यानी कि यूएसडीटी का प्रोड्यूसर। यूएसडीटी यानी कि एक स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन स्टेबल रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना उसको भी पड़ता है। स्टेबल रहने के लिए वो खरीदता है गोल्ड। लेकिन इस यूएसडीटी से आपको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, अब उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई। रशिया के 200 से 300 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका के ट्रम्प साहब ने बैन कर दिए, यानी कि सैंक्शन लगा दिया, कि यूरोप को बोल दिया, रिक्वेस्ट करी यूरोप को कि रशिया के 200 से 300 बिलियन डॉलर आप आगे मत जाने देना, स्टॉप कर दो, अपने पास फ्रीज कर लो। लेकिन इसके लिए भी ट्रम्प साहब को उनको रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके बाद जाकर जो है रशिया का पैसा जो है वो फ्रीज हुआ। दूसरा, यूएस ने इतना डॉलर छाप दिया, इतना डॉलर छाप दिया कि उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो चुका है कि किसके पास, कौन से देश के पास, कौन से कोने में मेरा कहां डॉलर कहां है। क्या आप बता सकते हो? इवन हमारे यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी भी नहीं बता सकते कि उनका डॉलर है कहां। 38 ट्रिलियन डॉलर जो छाप दिया, या फिर इतना 60-70 जितना ट्रिलियन छप चुका है, वो डॉलर कहां है, ट्रैक करना इज इम्पॉसिबल। और इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज डिजिटल करेंसीज। अब वो कैसे, अब उसको समझते हैं। मान लीजिए अभी तो पैसा जो है यूरोप के पास पड़ा था, डॉलर ही पड़ा था, लेकिन यूरोप के पास पड़ा था, इसलिए उस पैसे को फ्रीज करने के लिए यूएस को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अगर मान लीजिए ये बटन यूएस के हाथ में ही हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर डिजिटल करेंसी आपके पास है, यानी कि यूएसडीटी अगर आपके पास है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल यूएस के पास होगा। अगर वो चाहे तो आपके वॉलेट को फ्रीज कर सकता है कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने से, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यूएसडीटी है भाई, वो यूएस डॉलर का बैक्ड है, वो डॉलर डिजिटल डॉलर है। और ये पावर एक वेपन की तरह काम करेगी आगे चलकर इन फ्यूचर, अगर यूएसडीटी की पावर बढ़ती है। अब यूएसडीटी को ट्रैक करना बहुत इजी है। वो कैसे है? आपके वॉलेट के अंदर यूएसडीटी है, किसी और के वॉलेट के अंदर यूएसडीटी है। गवर्नमेंट शायद ना पता लगा सके, या फिर कोई एजेंसी ना पता लगा सके कि किसके पास कितना यूएसडीटी है, लेकिन जो ओनर है यूएसडीटी का, उसको हर एक चीज अपने सिस्टम पे दिख रही है कि मेरा यूएसडीटी किस कोने में
है कहां पर कितना रखा हुआ है, और ये एडवांटेज देता है ट्रैकेबल एडवांटेज, यानी कि अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि रशिया के अंदर मेरा कितना यूएसडीटी है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर मेरा कितना यूएसडीटी है, और आपकी ट्रेजरी के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर जो यूएसडीटी है मैं किसी भी दुनिया के कोने से ब्लॉक कर सकता हूं। ये पावर ये डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट को देती है। INR डिजिटल रुपीस भी लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। ये सारी चीजें पहले कन्वीनियंस देने के लिए आती है। यूएसडीटी क्यों लोग यूज करते हैं? बहुत इजी टू ट्रांसफर है। अब मुझे इस देश से उस देश पैसा क्यों एक्सचेंज करवाना, फॉरेन एक्सचेंज क्यों करवाना, मैं किसी को यूएसडीटी ट्रांसफर कर दूंगा अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में। तो स्टार्टिंग में सबको कन्वीनियंस दी जाती है ताकि बाद में उसी कन्वीनियंस से कंट्रोल बढ़े और कंट्रोल के बाद रूल कर सके। ऐसा ही डॉलर ने पहले भी किया था, ऐसे ही यूएस अब वापस करना स्टार्ट कर चुका है। अभी तो सिर्फ 200-250 बिलियन डॉलर ही मार्केट के अंदर आया है डिजिटल करेंसीज के रूप में यूएस की तरफ से। जैसे ये ट्रिलियन के पार जाएगा असली पिक्चर तब स्टार्ट होगी, क्योंकि तब जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यूएस का। लेकिन अब वापस से बात करते हैं हमारे टॉपिक का, शिफ्ट टुवर्ड्स रियल एसेट। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो टेथर है वो यूएसडीटी है, यानी कि यूएस डॉलर का डिजिटल वर्जन है, लेकिन वो भी गोल्ड खरीद रहा है। वो गोल्ड क्यों खरीद रहा है? और गोल्ड सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो इतना गोल्ड खरीद रहा है जितना कोई कंट्री नहीं खरीद रही। पाकिस्तान के पास 64 टन गोल्ड है, फिलीपींस के पास 160 टन गोल्ड है, ऑस्ट्रेलिया के पास 280 टन गोल्ड है। सिर्फ टेथर यानी कि एक प्राइवेट यूएस प्राइवेट कंपनी के पास 150 से 160 टन गोल्ड है। यानी कि आप समझिए पाकिस्तान का डबल 2x सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के पास गोल्ड के अंदर रिजर्व है। इससे शायद आपको एक चीज समझ आई होगी कि डिजिटल करेंसी के पीछे सारे जा रहे हैं, लेकिन जो मालिक है, जो डिजिटल करेंसी खुद है, वो खुद अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, सेफ रखने के लिए गोल्ड बाय कर रही है, बिकॉज गोल्ड इज इक्वल टू ट्रस्ट। और सिर्फ टेथर ही नहीं, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। रिकॉर्ड हाई बाइंग चल चुकी है। भारत इतना गोल्ड खरीद रहा है जितना उसने कभी नहीं खरीदा। चाइना इतना गोल्ड खरीद रहा है जितना उसने कभी नहीं खरीदा। सारे देश सिर्फ एक ही लड़ाई में लग चुके हैं कि कौन सबसे ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज को खरीद कर स्टॉक करेगा, क्योंकि आने वाली जंग सब देख चुके हैं। लेकिन आप और मैं यानी कि आम जनता, हम सबको तो पागल बनाने के लिए ही रखा जाता है, लेकिन जो ये वीडियो देख लेगा वो पागल नहीं बनने वाला, वो असली में फ्यूचर का राजा बनेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो साथ रहेगा वो सेफ रहेगा। अब क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं कि गोल्ड, वाई गोल्ड सेफ? क्योंकि गोल्ड इज इक्वल टू नेचुरल एसेट। ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जैसे यूएसडीटी है तो वो यूएस का है, जैसे चाइना को करेंसी है तो वो चाइनीज करेंसी है, लेकिन गोल्ड इज नेचुरल एसेट जो भगवान ने दिया है। ये भगवान की करेंसी है। इसके ऊपर किसी का थप्पा नहीं लगा कि ये भारत का या फिर चाइना का या फिर यूएस का है। इस रीजन की वजह से ये बहुत सेफ है, क्योंकि ये किसी का नहीं है, ये सबका है। इसलिए इसके अंदर डील करना बहुत आसान होता है। और जब गवर्नमेंट भी गोल्ड को बाय करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। गोल्ड इज इक्वल टू इंश्योरेंस पॉलिसी। एक ऐसी चीज आने वाली है फ्यूचर के अंदर जो गवर्नमेंट को पता है, जो सेंट्रल बैंक्स को पता है, जो प्राइवेट कंपनी यानी कि डिजिटल करेंसी को भी पता है, लेकिन वो आपको नहीं पता। इसलिए आप गोल्ड और सिल्वर खरीदने से पहले डरते हो कि इतना बढ़ चुका है, अब और कितना ही बढ़ेगा, बेचो और निकलो। लेकिन एक्चुअल में बोल रहा हूँ, अगले 5 साल तक गोल्ड लेकर रख लो। अगर रख लिया तो जिंदगी में मुझे लगता है कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर अगर लिया है वो संभाल कर रखो। अगले 5 साल 10 साल जितना रख सकते हो रखो। आपको इतना पैसा देगा कि आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आगे चलकर क्या होने वाला है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। और धीरे धीरे आपको हर एक पॉइंट के बाद समझ आएगा कि क्यों बोल रहा हूँ गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट की क्यों ले लो। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव नहीं था, इसी रीजन की वजह से मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख रहे हो, इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एनालिसिस के लिए आपको वेट नहीं करना होगा, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको अपडेट्स देने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। अभी जाकर रियल इंस्टाग्राम ही मेरा ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स के अंदर है। फेक मत यूज करना, बहुत सारे फेक ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे नाम पर। सो रियल इंस्टाग्राम अभी जाकर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट्स के अंदर। जैसे आपने देखा टेथर भी गोल्ड ले रहा है, सेंट्रल बैंक्स आर आल्सो बाइंग गोल्ड, गवर्नमेंट आर आल्सो बाइंग गोल्ड। और इसी वजह से एक चीज ध्यान रखना, जब पेपर एसेट से लोगों का ट्रस्ट जा रहा है और रियल एसेट पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये शिफ्ट जो है वो सिर्फ एसेट का नहीं, करेंसीज का भी है। यानी कि अब करेंसीज की पावर चेंज होने वाली है, अब डॉलर की पावर भी बदलने वाली है। और ये बदलता हुआ वक्त लाता है हमारा टॉपिक नंबर 2। एक बहुत पुरानी रील है और जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील में क्या होता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो यहाँ पर नौकरों की तरह काम कर रहे हैं भारत के अंदर, और अगर आप करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जाओगे तो सिर्फ 1000 या 2000 का नोट दोगे आप भारत का, तो उसके बदले बहुत सारे डॉलर, बहुत सारे पाउंड्स मिल रहे हैं। एक सपने से कम नहीं है। इसी रीजन की वजह से लोगों ने बहुत मजाक बनाया उस वीडियो का कि क्या है ये, तो हो ही नहीं सकता। 1000 रुपए के पाउंड्स देना, कितने पाउंड्स मिलेंगे? इसके 70,000 पाउंड मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 बंडल। धन्यवाद। वेलकम सर। ये इंडियंस कितना अमीर हो गया। यहाँ गोरे नौकरी कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे कल्चर्ड प्लेस है।
क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। 1 रुपया लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। अब तो फॉरेन करेंसी रखना ही बेकार है। मैं 10 लाख डॉलर लेके आया था, उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए हो गई है। थोड़ा पैसा दे दो भैया, प्लीज भैया, थोड़ा पैसा दे दो भैया, थोड़ी हेल्प कर No दो सर thanks. प्लीज। Go रे भिखारी Please, लोग। sir. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अगले 5 से 10 साल के अंदर ये होने वाला है, क्या आप मुझ पे विश्वास करोगे? हमारे भारतीय बच्चे वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाकर वहाँ झाड़ू पोछे मारते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर आकर करने वाले हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं, क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? रांची जैसा शहर भारत के अंदर है जहाँ पर रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज्यादा कम है, वहां पर एक लैंड खरीदना और एक घर खरीदना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के लिए। उनकी करेंसीज की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर मैं आपको ये बोलूं, क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? और अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे, अगले 5 से 10 साल के अंदर मैं आपको ये होकर दिखाऊंगा। भारत का उगता हुआ सूरज स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख कर जाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और ये क्यों बोल रहा हूं, इसको समझने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो कम होने वाला है। यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो कम ऑलरेडी हो चुकी है और ज्यादा होने वाली है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि यार यूएस डॉलर का कैसे प्राइस कम हो जाएगा, ट्रंप जो है वो कैसे कम होने देगा, यूएस सुपर पावर है, ऐसी थोड़ी ना यूएस डॉलर कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि यूएस खुद चाहता है कि उसके डॉलर का प्राइस कम हो, आप मुझे पागल बोलोगे, राइट? लेकिन मैं आपको एक्चुअल में रीजन बताता हूं कि हाँ, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज खुद चाहती है कि उनकी वैल्यू, उनकी करेंसीज की वैल्यू कम हो। अब वो क्यों हो उसको थोड़ा समझते हैं। अभी तक जो है यूएस की डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और ये सेम चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी कंट्री को इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि मेरे करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि मेरे को जो सामान भारत के अंदर 100 रुपए का मिल रहा है, वहां पर मेरे हिसाब से तो 1 रुपए के अंदर मिल रहा है, राइट? $1 के अंदर 100 रुपए आ गए, यानी कि 92 रुपीज आ गए। तो मेरे लिए बहुत सस्ता हो गया सामान भारत का, राइट? तो अगर मुझे सामान खरीदना है भारत से तो मेरे लिए बहुत सस्ता होगा। तो एक इंपोर्टर देश के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत बड़ी हुई है। लेकिन अब जो है चीजें चेंज हो चुकी है। अभी तक यूएस इंपोर्टर था, उसका रीजन क्या था कि हर तरफ यूएस डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जो देश है वो यूएस डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसीज के अंदर डील करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिस वजह से यूएस डॉलर की डिमांड कम हो चुकी है। और ये सेम चीज यूएस को पता चल चुकी है और वो भाप चुके हैं, वेस्टर्न कंट्री समझ चुकी है कि अब उनका राज जो है वो दुनिया में खत्म होने वाला है। और इस रीजन की वजह से अगर उनको जीना है, जिंदा रहना है, तो उनको इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। अब एक्सपोर्टर बनना है तो क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी करेंसी की वैल्यू कम करनी होगी। क्यों करनी होगी उसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए करेंसी की वैल्यू 92 ही रहती है, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए तो अच्छा है कि कोई देश के अंदर सामान मेरे को वहां से सस्ता मिलेगा, मेरे को तो सस्ता पड़ा। लेकिन अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि अब मेरे को देशों को बेचना है, तो मुझे बेचने के लिए उनकी मार्केट से भी सस्ता बेचना होगा। यानी कि अगर कोई चीज यहाँ पर समोसा मान लो 10 रुपए का है तो यूएस को 5 रुपए का बेचना पड़ेगा, तभी तो बिकेगा। ये थोड़ी ना कि यहाँ पर समोसा 10 रुपए का तो यूएस 100 रुपए का आकर बेचेगा, नहीं चलेगा, फिर वो ठप हो जाएगा। इस रीजन की वजह से यूएस को अपने डॉलर की वैल्यू कम करनी होगी, तभी जाकर वो एक्सपोर्टर बनेगा। और इस रीजन की वजह से यूएस डॉलर और सारे साथ वेस्टर्न कंट्रीज के जो करेंसीज है उनकी वैल्यू कम होने वाली है। अब थोड़ा समझ आना स्टार्ट करा कि क्यों रांची के अंदर फ्लैट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो खुद के वहां पर ले ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूएस पहली बार कर रहा है। इससे पहले एग्जांपल में येन यानी कि जापान ने अपनी करेंसीज को भी इसी तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए कम करा था। जापान पहले बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं था, इतना ज्यादा प्रतिभाशाली देश नहीं था, पहले वो इंपोर्ट ही करता था। लेकिन उसके बाद जब उसने एक्सपोर्ट करने का सोचा तो सबसे पहले अपनी करेंसी को डाउन करा। तो इस रीजन की वजह से जो यूएस डॉलर है वो भी नीचे जाएगा। ये जब यूएस डॉलर नीचे जा रहा है ना, तो ये बहुत सारी चीजें नीचे लेकर जा रहा है। पेंशन स्कीम्स जितने पैसे लगे हुए सबके वो भी नीचे जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसे लेकर जा रहे हैं, ये टेथर भी नीचे जा रहा है। इस रीजन की वजह से आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि मैं क्यों गोल्ड और सिल्वर लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सब नीचे जाएगा तो हाइपर इन्फ्लेशन का स्टेज आएगा। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि हर एक चीज महंगी मिलने लगेगी उनको, यानी कि जो चीज उनको भी सस्ती लग रही है वो भी चीज यहाँ से भी कोई चीज जाएगी तो वो महंगी होगी। एक ऐसा स्टेज आने वाला है वहां पर यूएस के अंदर जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। और गोल्ड जो है वो महंगाई का एक हेज माना जाता है, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही गोल्ड बढ़ेगा। तो इस रीजन की वजह से अगर यूएस यानी कि सुपर पावर के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड भी बढ़ेगा। और जो ये प्रोसेस है वो और भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। वो फास्ट क्यों हो चुका है थोड़ा सा समझते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, ओल्ड सिस्टम के अंदर जो पेट्रो डॉलर क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। पेट्रो डॉलर इज द ओनली थिंग जिसने यूएस को सुपर पावर बनाया। ये पेट्रो डॉलर की वजह से यूएस जो है वो सुपर पावर बना। अब वो कैसे बना उसको थोड़ा समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे देशों के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी कि क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर दूसरे दिन वॉर होती रहती है, ऐसे तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस रीजन की वजह से यूएस ने जितने भी ऑयल जो बेचते थे देश उनको
प्रॉमिस करा, जितने भी हमारे सऊदी वगैरह इन सब देशों को प्रॉमिस करा कि तुम्हारी सेफ्टी मेरी सेफ्टी, यानी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन उनसे एक प्रॉमिस लिया कि अगर तुम कभी भी किसी को ऑयल बेचोगे, यानी कि किसी भी कंट्री को ऑयल बेचोगे, तो बेचने के लिए आपको सिर्फ यूएस डॉलर ही एक्सेप्ट करना है। यानी कि अगर यूएस डॉलर कोई देगा आपको पेट्रोल के बदले या फिर क्रूड के बदले, तो आप तभी उसको माल बेचोगे, तभी आप उसको ऑयल बेचोगे, नहीं तो आप मना कर दोगे। इस रीजन की वजह से सारे देशों की मजबूरी हो गई डॉलर के अंदर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड होता है वो पेट्रोल क्रूड का होता है। और ये सबसे बड़ा जो ट्रेड है, अगर उसी के ऊपर डॉलर 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 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब डॉलर के ऊपर डिपेंड हो गए पूरा देश, पूरा वर्ल्ड। और इस रीजन की वजह से यूएस बना सुपर पावर। ये हो रहा था पहले कि सारे देश ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर के अंदर ही डील करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑयल जो ट्रेड है वो न्यू करेंसी के अंदर भी हो रहा है, यानी कि अब जो सऊदी है वो चाइना का करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ बायलैटरल सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि जैसे इंडिया और यूरोप का डील हुआ, यानी कि तुम हमें कुछ दोगे हम तुम्हें कुछ देंगे। अमेरिका और इंडिया का डील हुआ, तुम हमें कुछ दोगे हम तुम्हें कुछ देंगे। तो इस तरीके से अब जो कंट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर डील नहीं कर रही है, वो अपनी करेंसी के अंदर भी डील कर रही है और बिना करेंसी की कमोडिटीज के अंदर भी डील कर रही है। तो इस रीजन की वजह से जो है वो डॉलर की जो डिमांड है वो और कम हो रही है, और उसी रीजन की वजह से उनका और ज्यादा उनको मजबूरी हो गई है एक्सपोर्टर बनने के लिए, उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आप यूएस डॉलर को गिरते हुए देखोगे। एकदम से पैनिक नहीं आएगा, धीरे धीरे ही गिरेगा। और जब जब यूएस डॉलर गिरे, अपने भाई को याद रखना, क्योंकि सिर्फ आपके भाई ने बताया कि ये क्यों गिर रहा है और एक्चुअल में इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। जब भी कोई देश गिरता है तो एक देश उठता भी है, क्योंकि ये तराजू है, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज नीचे जा रही है, अब वो एक्सपोर्टर बनने वाली है। अगर वो नीचे जाने वाली है तो कोई तो देश ऊपर जाएगा। अभी तक एशियन नेशंस जो थे, यानी कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे जो देश थे वो नीचे थे और जो वेस्टर्न नेशंस थे वो ऊपर थे। अब अगर ये नीचे जाएंगे तो एशियन कंट्रीज जो है वो ऊपर आएगी। अब वो ऊपर क्यों आएगी उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिका जो है वो एक्सपोर्टर बनना तो चाहता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, सामान अपने वहां पर बनाना होगा। लेकिन बनाने के लिए उसके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है, कुछ फैक्ट्रीज ही नहीं है जितनी फैक्ट्रीज एशियन नेशंस के पास है। सिर्फ इस रीजन की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एशिया इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। और उस रीजन की वजह से एशिया का टाइम बदलने वाला है। कंजप्शन जो है वो वेस्ट के अंदर स्लो हो रहा है, यानी कि जितना अमेरिका खरीद रहा था उतना नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि उनका डॉलर की डिमांड कम हो रही है। उस रीजन की वजह से, क्योंकि कंजप्शन वहां स्लो हो रहा है, यहाँ पर कंजप्शन बढ़ रहा है। और जहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा वहीं का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस रहेगा, यानी कि वेस्टर्न नेशंस के अंदर ज्यादा कंजप्शन हो रहा था, ज्यादा कंजप्शन की वजह से वो जो है वो इन्फ्लुएंस करते थे कि वो जो बोलते थे वो होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब कंजप्शन बढ़ रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, इस रीजन की वजह से यहाँ का जो बोलेगा, यानी कि एशियन नेशंस जो बोलेंगे, अब वेस्टर्न नेशंस को मानना होगा। सुपर पावर शिफ्ट हो रही है, वेस्ट से एशिया एशियन नेशंस के अंदर आ रही है। तो जो ये लोग सोच रहे थे ना कि बाहर जाना है, रुक जाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, नहीं जाना बाहर, क्योंकि बाहर वाले लोग भी यहाँ आने वाले हैं। क्यों आने वाले उस पर भी बात करेंगे, और रिवर्स ब्रेन ड्रेन में मैंने बात करी भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे रीजन है कि क्यों वेस्टर्न नेशंस जो है वो डूबने वाले हैं। पहला, एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि उनको मैन्युफैक्चरिंग तो करनी है, एक्सपोर्ट तो करना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जान चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, खून चाहिए खौलता हुआ, काम करने की हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि नहीं है वेस्टर्न नेशंस के पास, जो कि है एशियन नेशंस के पास, यानी कि भारत के पास, यानी कि चाइना के पास भी उतनी नहीं जितनी भारत के पास। इसलिए मैं कहता हूं, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अमृत काल जो है वो शुरू हो चुका है। वो क्यों शुरू हो चुका है? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन भारत के अंदर है वो कहीं पर नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस रीजन की वजह से हमारी पॉपुलेशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डेट जो है वो अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो ये समझ नहीं पा रहा कि कर्जा चुकाऊं या फिर देश बचाऊं, क्योंकि अगर कर्जा चुकाना है तो डॉलर को उसको वीक नहीं कर सकता वो, क्योंकि डॉलर को वीक कर दिया तो फिर कर्जा कैसे चुकाएगा? अगर डॉलर वीक हो गया तो कर्जा भी तो डबल हो गया ना। लेकिन अगर वो देश नहीं बचाएगा तो फिर कर्जा तो वैसे भी नहीं चुका पाएगा, तो उसको देश बचाना ही होगा, और देश बचाने के लिए उसको डॉलर को नीचे लाना ही होगा, और फिर उसके बाद वो कर्जा भी चुकाएगा। तो आप समझिए कि इतनी इंस्टेबिलिटी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो कैसे समझेंगे कि क्या करना चाहिए, देश बचाऊं कर्जा चुकाऊं, क्या करूं भाई? क्योंकि अगर देश नहीं बचाऊंगा तो कर्जा कैसे चुकाऊंगा, और कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो देश कैसे बचाऊंगा? इस क्वेश्चन के अंदर ही नैया जो है वो डूबने वाली है यूएस की और जितने वेस्टर्न नेशंस है उन सब की। इतनी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यूएस मार्केट के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करो, बट इसके अंदर ट्रेड करना कैन बी द बेस्ट डिसीजन। क्यों रह सकता है ये बेस्ट डिसीजन, उसको थोड़ा समझते हैं। मार्केट के अंदर जब इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती
आती है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। और इस सिनेरियो के अंदर एक ट्रेडर के लिए ये बेस्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि ट्रेडर को बहुत अच्छे मूव्स कैप्चर करने का मौका मिलता है। और ये सब कुछ यानी कि यूएस स्टॉक हो या फिर गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर क्रिप्टो हो, इन सब में एक ही जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि CoinDCX, जो कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इन सब चीजों के लिए भारत के अंदर, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ। इवन आपको एक और फायदा भी है कि अगर आप मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो मैं जो पर्सनल ट्रेड्स देता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ क्रिप्टो क्लब के अंदर, यानी कि मेरी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर, तो आपको उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। और इसके साथ साथ जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेगा उसी को यूएस स्टॉक का भी एक्सेस मिलेगा। वैसे आप CoinDCX डाउनलोड करोगे तो आपको यूएस स्टॉक का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी CoinDCX डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स के अंदर। और मिलते हैं क्रिप्टो क्लब यानी कि मेरे प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर मेरे पर्सनल ट्रेड्स के साथ। स्लो प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग वहां पर है नहीं, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस उनका खत्म होता रहेगा धीरे धीरे, जो कि आपने देखा भी। जो इंडिया और यूएस की इतने टाइम से डील रुकी हुई थी एकदम से हो गई। यूरोप की जो डील थी रुकी हुई थी वो एकदम से हो गई। वो क्यों हो गई आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी, ये सोचकर हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा समझाता हूँ शॉर्ट के अंदर, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब यूएस और यूरोप ने हमारे साथ क्यों डील करी उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 0% टैरिफ की बात करी है, यानी कि यूरोप का माल जो यहाँ पर आएगा 0% टैरिफ या फिर 10-20% टैरिफ, और यहाँ से जो माल जाएगा उस पर भी 0% टैरिफ यूरोप के साथ। लेकिन अमेरिका के साथ 18% का टैरिफ जा रहा है। अब इसके अंदर फायदा किसका है, नुकसान किसका है, वो समझते हैं। अमेरिका और जो वेस्टर्न नेशंस है वो चाहते हैं एक्सपोर्टर बनना, यानी कि वो माल बेचना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए तो अच्छा है कि 0% टैरिफ, यानी कि उनका माल यहाँ पर सस्ता मिलेगा। लेकिन हम इंडिया जो है वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उनका यूएस डॉलर इतना वीक हो जाएगा, उनका माल इतना सस्ता हो जाएगा कि वो हमें बेचेंगे और हम नहीं बेचेंगे। और क्योंकि उनको खुद को अपने आप को बचाना है, अपने देश को बचाना है, वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रीजन की वजह से उन्होंने डील इतनी जल्दीबाजी में करी है, जो इतने सालों से डील नहीं हो पा रही थी, एकदम से इसलिए हो गई जस्ट बिकॉज वो अपने देश को बचाना चाहते हैं। अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने डील करी है। ये मत सोचो कि वो भारत के दोस्त है या फिर भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, नहीं सोचते। वो अपने देश, अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए हमारे साथ डील कर रहे हैं। और हमने, भारत ने अपने टर्म्स पे डील करी है। वो क्यों करी है? उसका सिंपल रीजन ये है कि भारत इज स्ट्रॉन्ग नाउ, एशियन कंट्रीज विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। और वो क्यों स्ट्रॉन्ग है उसको समझ लेते हैं। बात करते हैं भारत की। इंडिया वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। हमारे को डिमांड लेने की दूर से जरूरत ही नहीं है। हमारे खुद की 150 करोड़ की आबादी है। यहाँ जो उगता है वो यहीं पर कंज्यूम हो जाता है, यानी कि हमारा देश के अंदर जो आता है वो यहीं पर खत्म भी हो जाता है। बाहर जाने की या फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक क्रूड के ऊपर हम डिपेंड है, बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, वो भी रिन्यूएबल एनर्जीज आ जाएगी तो वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। पॉपुलेशन जो हमारी वो यंग फोर्स है और इसी वजह से हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। लोकेशन हमारी रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों ला रही है। अब जो वेस्ट है और जो हमारा ईस्ट है, अब इन दोनों के बीच में आता है भारत। तो इस रीजन की वजह से अगर किसी वेस्टर्न नेशन को चाइना को माल बेचना होगा या फिर चाइना को वेस्टर्न नेशन के अंदर माल बेचना होगा तो बीच में पड़ता है भारत। इस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और अब जो चीज हम बोलेंगे अब वही होने वाली है। क्यों इतने ज्यादा पोर्ट्स बन रहे हैं? अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स, आज ये पोर्ट बना दिया, आज वो पोर्ट्स बना दिया। वो क्यों बात हो रही है? रीजन क्या है? आने वाला टाइम भारत का है। भारत कंट्रोल करेगा कि कौन सा सामान कहां जाना चाहिए। और इस रीजन की वजह से ये रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर जब सामान आएगा, वेस्टर्न नेशन को चाइना के अंदर बनाना है तो वेस्टर्न कंट्री सोचे कि मैं चाइना क्यों जाऊं, मैं भारत के अंदर बना लूंगा। इस रीजन की वजह से भारत के अंदर डिमांड बढ़ेगी। इस रीजन की वजह से भारत के अंदर काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि भारत एक बीच में पड़ता है, उसकी वजह से, एक लोकेशन की वजह से भारत का बहुत ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। रिस्क क्या है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सारे देश जो है वो यहीं से सारा व्यापार होएगा, सारा काम काज जो है भारत से ही होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो इतना ज्यादा काम बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा काम बढ़ जाएगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये रिस्क है और अपॉर्चुनिटी आपको मैंने समझाई दी कि क्या होने वाला है। जस्ट बी रेडी गाइस। ये बहुत अच्छी बात है जो भारत के साथ होने वाला आने वाले टाइम के अंदर। ये एक नया उगता हुआ सूरज है भारत के लिए। लेकिन चाहे कोई सा भी देश स्ट्रांग हो या फिर वीक, अगर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर असर आता है तो असर सब पर आता है। और उस सिनेरियो के अंदर जब ये सब कुछ होगा तो गवर्नमेंट चाहेगी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले जो कंट्रोल स्टार्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। जब भी ये पूरा सिनेरियो आएगा जो अभी तक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, तो उस सिनेरियो के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और पैनिक के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो रूल्स रेगुलेशंस लाती है। वो क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, ये मैं आज ही आपको बताकर जाऊंगा, ताकि आप जब ये सब हो तो पैनिक ना हो और साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को सेव कर पाओ और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले पाओ। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्कोप भी मिलेगा। अगर आप ये आज ही जान जाओगे, आप आज से ही इसके लिए प्रिपेयर होना भी स्टार्ट हो जाओगे। तो ये तो वही वाली बात होगी कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि लॉकडाउन
लगने वाला है, कोविड आने वाला है, और अगर आपको मैं पहले बता दूंगा तो आप प्रिपेयर रहते, राइट। तो इसी तरीके से आज मैं बताकर जा रहा हूं ताकि आप आने वाले अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर रहो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं 2008 के क्राइसिस के साथ। तो 2008 के अंदर क्या हुआ था, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो गई थी, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे और उनकी जितनी गलतियां हैं वो माफ करना स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट ने, यानी कि बेल आउट करना स्टार्ट कर दी थी। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो गवर्नमेंट माफ कर देगी, क्योंकि अगर कंपनी खत्म हो गई तो देश खत्म हो जाएगा और देश को बचाने के लिए गवर्नमेंट कंपनी बचाना स्टार्ट करेगी। सेकंड जो है वो है इमरजेंसी लिक्विडिटी। जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो पैसा प्रिंट करेंगे, पैसा छापेंगे, पैसा देंगे, बैंक्स को पैसा देंगे ताकि बैंक्स के पास पैसा खत्म ना हो जाए। क्योंकि जब ये सिनेरियो होगा तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा, हर कोई इंसान अपना पैसा अपने घर में रखने की कोशिश करेगा, घर में रखने की कोशिश करेगा तो बैंक्स के पास पैसे खत्म हो जाएंगे और वो पैसा खत्म ना हो, पैनिक सिनेरियो ना क्रिएट हो। इस रीजन की वजह से जो है जो सेंट्रल बैंक्स है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो बैंक्स को देगी। तीसरा जो है न्यू रेगुलेशंस। जब भी मार्केट के अंदर इनस्टेबिलिटी आती है तो नई रेगुलेशंस आती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और वो रेगुलेशंस ही आगे चलकर रूल में कन्वर्ट होती है। अभी मैंने शॉर्ट में ये पॉइंट समझाया, आगे आने वाले टाइम के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट 3 होगा उसके अंदर मैं डिटेल के अंदर ये पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। और क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी और न्यू रेगुलेशंस के बाद जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि आप सारे डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे गवर्नमेंट चाहा था कि आप यूपीआई पे शिफ्ट हो जाओ, पहले हम नोट को यूज करते थे, पहले हम सिक्कों को यूज करते थे, अब हम यूपीआई यूज कर रहे हैं। अब यूपीआई को भी गवर्नमेंट चाहेगी कि आप बंद करो, आप डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो जाओ। फिएट करेंसी जो है उसका यूज कम कर दो, यानी कि रुपी नोट वगैरह यूज करना बंद कर दो, क्योंकि उसके अंदर भी गवर्नमेंट का एक कंट्रोल छुपा है जो कि गवर्नमेंट नहीं बता चाहती कि आप जानो। लेकिन वो क्या है वो आपका भाई बताएगा। लेकिन उससे पहले क्या बोला जाएगा और एक्चुअल में क्यों डिजिटल करेंसी की वैल्यू है उसको थोड़ा समझते हैं। डिजिटल करेंसी का मतलब ये फास्टर सेटलमेंट, यानी कि बीच में कोई बैंक नहीं होगा। डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आपका वॉलेट से पैसा मेरे वॉलेट में आ गया, जैसे कि पेटीएम का वॉलेट होता है, तो पेटीएम के वॉलेट से मेरे पेटीएम के वॉलेट के अंदर पैसा आ गया। अब इसके अंदर कोई बैंक नहीं है तो कोई सेटलमेंट की दिक्कत नहीं है कि 2 घंटे बाद सेटल होगा या फिर 3 घंटे के बाद पैसा जाएगा। इस रीजन की वजह से डिजिटल करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा आगे चलकर बूम होने वाला है। हर कोई इंसान आपको डिजिटल करेंसी यूज करते हुए दिखेगा। दूसरा क्या है, बेटर ट्रैकिंग। अभी तक क्या था, सरकार ने डीमोनेटाइजेशन करा, यानी कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया। ये क्यों बंद करा था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है, जो हमारा पैसा जो छप रहा है हमें पता भी नहीं है, उसको स्टॉप करने के लिए, और साथ ही साथ ब्लैक मनी को कम करने के लिए हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था। सरकार चाहती थी ऐसा हो, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी भी जो इलीगल एक्टिविटीज है वो चल रही है, ब्लैक मनी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस रीजन की वजह से सरकार के पास एक ही चीज रह गई है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दो। जैसे कि मैंने आपको यूएसडीटी का एग्जांपल दिया था, टेथर के पास पूरा ट्रैकेबल रिकॉर्ड है कि उसका यूएसडीटी कहां पर पड़ा है, किसके अकाउंट में पड़ा है, किस लोकेशन पे पड़ा है, हर एक चीज जो है वो टेथर कर सकता है ट्रैक जब मर्जी चाहे। अभी तो आपका सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं, राइट। इवन आपका 10 रुपए आपके वॉलेट में पड़ा होगा वो भी फ्रीज करने का इनके पास राइट आ जाएगा, इनके पास कंट्रोल आ जाएगा। गवर्नमेंट आपका जितना मर्जी पैसा हो, जहां मर्जी हो, वो देख पाएगी। यानी कि आप ब्लैक मनी कहां छुपाओगे, क्योंकि ब्लैक मनी छुपाने के लिए तो एक वॉलेट चाहिए, लेकिन वॉलेट जो है वो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। तो आपका ब्लैक मनी खत्म, जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी, वो खत्म। लेकिन यहाँ पर हमारा कंट्रोल भी खत्म, क्योंकि जो पैसा आप रख सकते थे अपने पास अब आप नहीं रख सकते। अब गवर्नमेंट को पता होगा कि आपने कितना पैसा कहां पर रखा है, और गवर्नमेंट जब मर्जी चाहे जिस मर्जी कोने से आपका पैसा बंद कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, और ये ही स्टार्टिंग है कंट्रोल की। अब क्योंकि गवर्नमेंट आपका पैसा ट्रैक कर पाएगी कि आपका पैसा कहां पर है, कितना है और किस लोकेशन पर है, उसके बाद गवर्नमेंट स्टार्ट करती है उस चीज को मैनेज करना। तो पहले ट्रैक करना, फिर उसके बाद मैनेज करना है। वो मैनेज करना कैसे स्टार्ट करेगी उसको थोड़ा सा समझते हैं। वो कैसे, केवाईसी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल। हर किसी चीज के लिए केवाईसी हो रही है। आप डीमेट अकाउंट ओपन करो, केवाईसी, आप बैंक अकाउंट ओपन करो, केवाईसी। केवाईसी है क्या, आपकी आइडेंटिफिकेशन, इस बंदे ने ये अकाउंट ओपन करा है। हर एक चीज के लिए आने वाले टाइम के अंदर केवाईसी होने वाली है। अभी जो चीज के लिए केवाईसी नहीं हो रही उस चीज के लिए भी केवाईसी होने वाली है, लिख कर ले लो। आने वाले टाइम के अंदर बिना केवाईसी के कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि केवाईसी वो चाहते हैं कि आप करो ताकि हर एक चीज में आपका लिंक हो जाए, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि आप कौन सी जगह पर क्या चीज कर रहे हो। रिपोर्टिंग लिमिट्स ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए आप विड्रॉ कर देखो, अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल कर देखो, आपको नोटिस आ जाएगा। 10 लाख रुपए आप ऐड कर देखो, कैश डालो अपने अकाउंट के अंदर, आपको नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, और इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाकर समझाना पड़ेगा कि क्यों आपने 10 लाख का कैश निकाला है या फिर उसके अंदर डिपॉजिट किया है अकाउंट में, यानी कि पैसा आपका, लेकिन आपको नोटिस आ जाएगा ये पूछने के लिए कि पहली बात ये बताओ 10 लाख रुपए निकाल क्यों रहे हो। यानी कि आप अपना पैसा, खुद का पैसा अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। ये है लिमिट जो
लगना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप सोचते हो ना क्यों लगी है, ये कंट्रोल का एक पार्ट है। सस्पिशियस ट्रैकिंग, यानी कि कोई भी ऐसा पैसा जो लगता है इनकम टैक्स को या फिर साइबर क्राइम को कि गलत है, वो फ्रीज कर देंगे। सस्पिशियस ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हल्का सा भी लगेगा कि लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर ब्लैक मनी हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, वो फ्रीज कर देंगे। सस्पिशियस ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अगर आपका अकाउंट में पैसा आया है, किसी के थ्रू आया है, आपने कुछ नहीं करा लेकिन किसी ने कुछ करा हुआ है और आपके अकाउंट में आया, तो आपका पैसा भी गया, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। तो ये सस्पिशियस ट्रैकिंग ऑलरेडी स्टार्टेड। आप सबने, बहुत सारे लोगों ने फेस भी करी होगी। किस किस ने फेस करी है मुझे कमेंट करके बताओ। विड्रॉल लिमिट्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, तो जब भी ये सिनेरियो होगा उस टाइम पे क्या होगा, विड्रॉल लिमिट भी आ जाएगी। अभी तक तो आपका 10 लाख का लिमिट है, अभी क्या होगा, आपको विड्रॉल लिमिट भी आ जाएगी। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो आप कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना पैसा डाल सकते हो, इसके ऊपर लिमिट्स बन गई थी, राइट। याद है किसी को 500,000 के नोट? ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ एक दिन में आ जाएगा। गवर्नमेंट ने सेट करा था कि इतने रुपए ही आप निकाल सकते हो, इतने रुपए ही डाल सकते हो। और जब ये सिचुएशन आएगी तब भी लिमिट वापस आने वाली है। गवर्नमेंट बोल देगी कि एक दिन में बैंक से इससे ज्यादा पैसे निकाल ही नहीं सकते, एक दिन में पैसे इससे ज्यादा डाल ही नहीं सकते। इस रीजन की वजह से भाई लोग, मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कैश मत रखो अपने पास, इन्वेस्टमेंट कर दो। गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो, रियल एस्टेट ले लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। बैंक में रखने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है आने वाले 5 सालों के अंदर, क्योंकि ये जब लिमिट्स लगेगी ना, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपके अकाउंट में चाहे 10 करोड़ भी हो, यू विल नॉट एबल टू यूज इट। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि पैसा एक देश से दूसरे देश में जो अभी बहुत खुलेआम जा रहा है, इसको बंद कर देगी गवर्नमेंट टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप इस देश से दूसरे देश में पैसा लेकर जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज पेंशंस एंड इंश्योरेंस लिंक्ड टू मार्केट एंड वॉलेटिलिटी विल बी हाई। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे इंश्योरेंस आजकल ऐसे स्टार्ट हो चुके हैं जो बोलते हैं, आपको बैंक्स बोलते हैं कि आपका पैसा इंश्योरेंस के अंदर भी है, आपका पैसा मार्केट में भी लगा हुआ है। तो इस तरह से इंश्योरेंस स्टार्ट हो चुके हैं। यूलिप बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, टूलिप, टीलिप, पुलिप, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे नाम आ चुके हैं, जिसके अंदर बोलते हैं कि आपका पैसा आप इन्वेस्ट करो, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, मेरे पास भी आया था बैंक वाला, 2-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, आपको 20-25 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपका पैसा भी सेफ है और आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है। आप समझिए, आपने अपना इंश्योरेंस लिया है, आपका पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है, और जब ये सिनेरियो होगा तो मार्केट भी तो डाउन जाएगी, यानी कि आपका पैसा भी डाउन जाएगा। यानी कि अगर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट ऊपर नीचे करेगी, तो आपका पैसा एक सेफ एसेट में जो लगा हुआ है इंश्योरेंस के अंदर, वो भी ऊपर नीचे होगा। तो जो आपका पैसा मिलना है वो कितना मिलेगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहां लगा रहे हो इस टाइम पर। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाना, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जाएगा, आपको ऐसे सपने बेचे जा रहे हैं कि नॉर्मल के अंदर तो एफडी करवाओगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, इंश्योरेंस करवाओगे तो ये मिलेगा, लेकिन अगर आप ये इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इसके अंदर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। लेकिन मैं उस चीज को अभी इस टाइम पर अवॉइड कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर जब वॉलेटिलिटी हाई होगी तो ये सब चीजों पे इंपैक्ट आएगा, चाहे वो आपका पेंशन हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस हो। तो जब भी कोई आपको बेचने आए ऐसा कुछ इंश्योरेंस की, मार्केट के अंदर भी पैसा लगाए, आपको इंश्योरेंस भी हो रहा है, तो अभी के लिए जब तक ये सिनेरियो जो है वो खत्म नहीं हो जाता, तो मुझे लगता है इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। और इसी से स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, द रूल इज कमिंग। अब ये रूल स्टार्ट हुआ कैसे? सबसे पहले आपको कन्वीनियंस दी गई, उसके बाद आपको कंट्रोल आपके ऊपर स्टार्ट किया गया, चाहे वो सिस्टम का रीसेट हो, चाहे वो देशों का करेंसी का एक्सचेंज हो, चाहे वो पावर शिफ्ट हो, ये सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद होगा, और ये 2 से 3 साल के अंदर आप होते हुए देखोगे। और जब ये सब कुछ होगा तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आएगी, रूल्स बनेंगे, क्योंकि जब इंस्टेबिलिटी आती है तो मार्केट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और जो रिस्ट्रिक्शंस है वो टेम्परेरी से परमानेंट हो जाते हैं। जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो वो रूल बन जाते हैं, यानी कि अब जो गवर्नमेंट बोलेगी, यानी कि जो रूलर बोलेगा, वो आपको मानना होगा। और अगर आपने नहीं माना तो आप देश में नहीं रह सकते, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके अंदर कैसे बचना है आपको समझने की जरूरत है। आपको पैसा बैंक्स में रखने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर हो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो गोल्ड के अंदर लगा सकते हो, सिल्वर के अंदर लगा सकते हो, रियल एस्टेट के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वही एसेट बचेगा जो रियल होगा। जो पेपर है वो पेपर फट जाएगा, जो क्रिप्टो करेंसीज है उनकी धज्जियां उड़ने वाली है, और जो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में बैक्ड बाय रियल एस्टेट होगी, जैसे कि टेथर जिसने गोल्ड खरीदा हुआ है, और अगर वो गोल्ड को बढ़ाता है तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी बचेगी जिसके पीछे कुछ होगा, रियल एस्टेट का दम। अगर रियल एस्टेट नहीं है पीछे तो सारी क्रिप्टो करेंसी आपको धराशाही होते हुए दिखेगी। इसीलिए मैंने बोला था क्रिप्टो करेंसी से दूर रहो। ट्रेड करना इज गुड, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टेड रहना इज नॉट गुड। सो थोड़ा सा बचकर रहिए, मैं आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहता हूँ। और पार्ट 3 बहुत जल्दी आ रहा है, एंड
मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि रूल कैसे स्टार्ट होगा। कन्वीनियंस तो ठीक है, इजी आपको दे दी लाइफ, फिर आपके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब रूल आएगा तो आपसे सब कुछ, आपका हक छीन लिया जाएगा। वो कैसे छीनेंगे आपका हक, उस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि पार्ट 3 के अंदर। सो बी रेडी, क्योंकि अगर आपने ये जान लिया कि आपका हक कैसे छीनने वाले हैं, और अगर आप आज से ही प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए, तो आपके हाथों से आपका हक कोई नहीं छीन पाएगा। आप अपनी लाइफ अपने दम पर, अपनी जैसा आप जीना चाहते हो वैसा जी पाओगे। अगर आप चाहते हो वैसा जीना चाहते हो तो लिखो पार्ट 3, और मैं आपके लिए लाऊंगा पार्ट 3 और आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में आपके ऊपर रूल कैसे होने वाला है।